ओके, नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए परेशान मत होइए, आज मैं आपको दूसरा वीडियो लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12 का कूलॉम्स लॉ। पहले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा डिटेल बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, पूरा डिटेल बताया था। तो उसी में सेकेंड वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कूलॉम्स लॉ की। तो सारे बच्चे कॉपी पेन नोट कर निकालने बाहर, और उसमें सारे बच्चों को नोट करना है। बहुत ईजी बेस पे बताएंगे और आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा तैयार होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो परेशान मत होइएगा, बिल्कुल ध्यान से बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत बेहतर लगेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों को बताना होगा, कूलॉम के बारे में पता होगा। कूलॉम कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने लगभग 1780 ईस्वी में कूलॉम्स लॉ को नियम का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1780 ईस्वी के आसपास इन्होंने कूलॉम्स लॉ का प्रतिपादन किया था। तो हम लोग आज कूलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे। तो कूलॉम्स लॉ होता क्या है? तो देखिए, हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश को Q से लिखा जाता है। कहाँ से लिखा जाता है? Q से। तो सपोज करो हमारे पास एक ये Q1 चार्ज है और एक ये Q2 चार्ज है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से कितनी दूरी पर? R दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? R दूरी पर रखे हुए हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण यानी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज है, और ये कितनी दूरी पर रखे? R दूरी पर रखे, तो इनके बीच क्या एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो कूलॉम्स ने अपने नियम में बताया था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है, जिसे हम वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। तो जैसे आपसे आ जाए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। इस बल की खोज किसने की थी? कूलॉम नामक साइंटिस्ट ने की थी। कब की थी? 1780 ईस्वी में की थी। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? बहुत आसान है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स दो प्रकार का होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है यदि हमारे दोनों प्लस चार्ज हो गए तो इनके बीच क्या? रिपेल लगेगा। R दूरी पे रखे तो इनके बीच रिपेल यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि एक प्लस चार्ज और एक निगेटिव चार्ज है यानी अनलाइक चार्ज है, ये सिमिलर चार्ज थे यानी लाइक चार्ज थे और ये अनलाइक चार्ज है, तो एक प्लस और एक माइनस है, तो इनमें क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो जाएगा। R दूरी पे रखे हैं, ठीक। तो ये आकर्षण। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा दो प्रकार का होता है, जो आवेशों के नेचर पे डिपेंड करता है। यदि सेम नेचर के दोनों चार्ज हुए तो रिपेल यानी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और यदि वो अनलाइक चार्ज हुए यानी अपोजिट, एक प्लस और एक माइनस, तो वहां पर अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल कार्य करेगा। तो हमारा वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण वैद्युत बल और प्रतिकर्षण वैद्युत बल। तो आकर्षण वैद्युत बल कहाँ लगता है? विपरीत आवेशों के बीच। और प्रतिकर्षण वैद्युत बल कहाँ लगता है? समान आवेशों के बीच। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। तो हमने कूलॉम्स लॉ में देखा क्या निकल कर, क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वैद्युत बल क्या होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। तो इसी पर कूलॉम्स ने अपनी थ्योरी बनाई थी, अपना रूल बताया, तो वही रूल हम पढ़ेंगे। तो अब कूलॉम्स लॉ पे आ जाते हैं। कूलॉम्स ने क्या बताया? तो कूलॉम्स ने बताया कि एक हमारे पास ये Q1 आवेश है और एक ये Q2 आवेश है, दोनों स्थिर आवेश हैं। कैसे हैं? स्थिर। और इनके बीच की दूरी कितनी है? R दूरी पर रखे हुए हैं और किसी मीडियम पे रखे हुए हैं, ठीक। तो कूलॉम ने कहा कि जब कोई दो स्थिर बिंदु आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे होते हैं तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरे नियम में बताया कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यह प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। कितना होता है? 1/r² होता है। तो अब हम इन दोनों नियमों को मिला देते हैं, तो F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 अपॉन क्या आ गया? r² आ गया।
तो यह प्रोपोर्शनल क्या आ गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट बच्चा चाहे तो K ले सकता है, चाहे तो C ले सकता है, जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे C ले लिया थोड़ा सा कांस्टेंट, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब ये C क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहा जाता है। तो ये जो नियतांक है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कूलाम्स ने बताया अपने रूल में कि ये जो कांस्टेंट लिया गया यहाँ पर, ये डिपेंड करता है किस पर, फोर्स, चार्ज और इस डिस्टेंस के यूनिट पे डिपेंड करता है, मतलब मात्रकों पे डिपेंड करता है, और उस माध्यम पे डिपेंड करता है जिस माध्यम में दोनों चार्ज रखे होते हैं। तो ये स्पेशल कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। इसके पहले हम लोगों ने कांस्टेंट को पढ़ा होगा, तो कांस्टेंट ही होते तो किसी पे डिपेंड नहीं करते थे, लेकिन कूलाम्स लॉ में जो कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है फोर्स, चार्ज और इस डिस्टेंस के यूनिट पर, और उस पे भी डिपेंड करता है जहां पर मीडियम पर, जहां पर दोनों आवेश रखे होते हैं। तो अब कूलाम्स ने क्या किया, यदि यहां पर उन्होंने बोले F जो फोर्स है इसका यदि हम मात्रक यानी यूनिट न्यूटन में ले लेते हैं, न्यूटन लेते हैं, और चार्ज के जो यूनिट हैं वो हम कूलाम में लेते हैं, और जो डिस्टेंस हमारी R है उसको मीटर में ले लेते हैं, और माध्यम को एयर ले लेते हैं, वायु माध्यम ले लेते हैं। तो इस C के स्थान पर इन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग किया। कब, जब हम F का मात्रक न्यूटन, आवेश के मात्रक को कूलाम से और दूरी के मात्रक को मीटर में और माध्यम को वायु लेते हैं, तो इस नियतांक के स्थान पर क्या यूज किया इन्होंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा निकल कर आया F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर निकल कर आ गया। निकल कर आया, क्या निकल कर आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर निकल कर आ गया। अब यदि हम यहाँ पर मात्रक यही रखते हैं, लेकिन यदि माध्यम वायु के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम ले लेते हैं, कोई भी माध्यम जैसे वाटर है, कागज है, अभ्रक है, कोई अदर मीडियम ले लेते हैं, तो फिर C के स्थान पर इन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का प्रयोग किया। तो अब F इक्वल क्या आ जाएगा फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कूलाम्स लॉ निकल कर आ गया। तो किन्हीं दो स्थिर चार्ज यानी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है, यदि दोनों आवेश वायु मीडियम यानी वायु माध्यम में रखे हैं तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा, और यदि ये किसी वायु माध्यम को छोड़कर किसी अदर मीडियम में रखे हुए हैं तो यह बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूलों को बच्चों को याद रखना पड़ेगा। तो आसानी के साथ समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। अब देखिए यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन 0 या नॉट भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन नॉट कहिए, और यहाँ पर एक के, ये दो नई चीजें बच्चों के लिए आ गई। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैक्यूम परमिएबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और हमारा जो K है इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे C कांस्टेंट लिया था, इसलिए यहाँ पे K नहीं लिया, क्योंकि यदि वहाँ K लेते और फिर यहाँ भी K यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों को डिफरेंट हो जाता, K 2 K आ जाते तो ये बच्चे याद नहीं कर पाते, डाउट हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पे C कांस्टेंट ले लिया। तो बताइए K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से कूलाम्स लॉ समझ में आ गया। तो कूलाम ने क्या बताया कि इन्हीं दो आवेशों के बीच जो फोर्स
फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। इन्होंने बताया कि इन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर उन्होंने दोनों नियमों को मिलाया तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर आया। अब जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट C लिया, और चूंकि ये कांस्टेंट बल और आवेश और दूरी के मात्रकों पर तथा उस माध्यम पे निर्भर करता है जिस माध्यम में दोनों आवेश रखे होते हैं, इसलिए इन्होंने क्या देखा कि यदि F के मात्रक को न्यूटन और आवेश के मात्रक को कूलम और दूरी के मात्रक को मीटर और माध्यम को वायु लेते हैं तो C के स्थान पर इन्होंने 1/4πε0 का प्रयोग किया, और यदि वायु माध्यम के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम ले लेते हैं तो C के स्थान पर 1/4πε0 K का प्रयोग करते हैं। तो ये वायु माध्यम के लिए आ गया और ये किसी अदर माध्यम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकल कर आ गई। इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। अब देखें यहाँ पे ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, और K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। तो अब हम इन पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ बच्चों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा सारे बच्चों ने। ठीक, अब देखिए जरा, तो हमारे पास ये कूलम्ब्स लॉ के दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं। अब ये देखिए जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, अब हम करते क्या हैं? तो अब कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि जो ε0 है इसका यूनिट और इसका डायमेंशन फार्मूला बताइए। अब ये बोर्ड एग्जाम में आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चे परेशान हो जाते, कहते याद नहीं होता। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वायु माध्यम में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फार्मूला लिख लो। F = 1/4πε0 Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर। अब मुझे किसका मात्रक बताना है? ε0 का बताना है। तो इसके नीचे 1 ले लीजिए, अब इसका मल्टीपल कर दीजिए। सारे बच्चे मैथ जानते होंगे, तो F का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो F × 4πε0 R स्क्वायर इक्वल, इसका इधर मल्टीपल करिए तो Q1 × Q2, तो ε0 बराबर आ गया Q1 × Q2 अपान 4π इंटू R स्क्वायर F × 4πr स्क्वायर। ये ε0 बराबर निकला। अब बताइए, हम सब बच्चों ने पढ़ा है ये क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम इंटू, ये भी आवेश है, इसका भी मात्रक क्या होगा? कूलम होगा। और नीचे क्या है हमारा? F बल का मात्रक सारे बच्चों को पता है, न्यूटन होता है। 4π कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं। R क्या है? डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो आ गया मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए कूलम से कूलम का मल्टीपल करेंगे तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये ε0 का यूनिट निकल करके आ गया। तो जो हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है ε0, उसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ε0 का जो आंकिक मान होता है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ε0 को बच्चे विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि ε0 को बोलते क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसकी आंकिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब इसका डायमेंशन फार्मूला भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में डायमेंशन फार्मूले बताए थे, बहुत आसानी से निकाले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कूलम है, तो कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का। तो सारे बच्चों को पता है आवेश Q इक्वल क्या होता है? Q इक्वल क्या होता है हमारा? I × T। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इसका डायमेंशन फार्मूला क्या निकलेगा? करंट का हो गया A, टाइम का कितना हो गया? T। तो AT निकल आया हमारा। कितना निकला? AT। तो बताओ कूलम स्क्वायर है तो इसका हो गया AT का स्क्वायर अपॉन न्यूटन फोर्स है, फोर्स का बीमी सूत्र mL/T⁻², सबको पता है। मीटर डिस्टेंस का यूनिट हो गया तो इसका हो गया L स्क्वायर। तो देखिए L से इस L का मल्टीपल करो तो पहले ऊपर A स्क्वायर T² ब्रैकेट खोलो अपॉन mL³ T⁻²। अब देखिए इसको ऊपर लेके जाइए तो m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 और A⁻2। ये हमारा इसका डायमेंशन फार्मूला निकल कर आ गया। अब कभी कभी आ जाता है ε0 का मूल मात्रक भी लिखिए। तो देखिए m क्या है?
किलोग्राम इनवर्स, L क्या है मीटर की पावर -3, T क्या है टाइम सेकेंड की पावर 4 और A क्या है एम्पियर, एम्पियर की पावर 2। तो इस तरह से इसका हम फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक भी निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट भी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है एक बार रिपीट कर देता हूँ। निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला आपके सामने आ गया, m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2 होता है। इसका फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रकों के पदों में लिखने को आ जाए तो इसी डायमेंशन फार्मूले को उसके यूनिट के फॉर्म में लिख देते हैं, किलोग्राम इनवर्स मीटर की पावर -3 सेकेंड की पावर 4 एम्पियर की पावर 2। तो इस तरह से हमारा एप्सिलॉन नॉट भी हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम इस माध्यम के परावैद्युतांक के पे डिपेंड करते हैं। तो ये के क्या होता है, ये कुल मिलाकर के मैं बताना चाहूँगा ये एक अचालक मटेरियल होते हैं। जैसे हमारे पास दो चार्ज थे तो मैंने उनको एयर मीडियम में रखा, एयर के अलावा उनको हम किसी अदर मीडियम में, किसी अचालक मीडियम में रख देते हैं या किसी चालक मीडियम में रख देते हैं। तो के बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिए, 3 स्टेप्स हैं, इनको बहुत फॉलो करना है। यहाँ से एक नंबर कभी कभी एग्जाम में आता है। यदि आपको वायु माध्यम में दोनों आवेश रखे हैं तो वायु के लिए जो हमारा के होता है उसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है 1। और जो मेटल होती है हमारी धातु उसके लिए के की वैल्यू होती है अनंत। के की वैल्यू कितनी होती है अनंत। और वायु और धातु को छोड़कर जो अदर मीडियम होते हैं हमारे पास, अदर मीडियम होते हैं, अन्य माध्यम हो गए, उनके लिए के का जो वैल्यू होता है वो सदैव 1 से अधिक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो वायु माध्यम के लिए के की वैल्यू 1, धातु यदि आ गया है, कोई मेटल आ गया है तो के का वैल्यू कितना होगा अनंत होगा। और यदि कोई अचालक मीडियम है, कैसा है इंसुलेटर मीडियम है, तो के की वैल्यू 1 से अधिक होगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने एप्सिलॉन नॉट को भी देखा और के पर भी थोड़ा सा फोकस कर दिया। और मैं यहाँ पर सिर्फ इन पर उतना ही जानकारी दे रहा हूँ जितना आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी पैटर्न पे है। तो बच्चे ज़्यादा ना डिटेल पढ़ के इतना पढ़े जो एग्जाम में आता है। तो कूलाम्स लॉ भी क्लियर हो गया, ठीक, एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी जानकारी हो गई और माध्यम का परावैद्युतांक के की वैल्यू क्या होती है ये भी पता चल गया हमको। कंफर्म है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने कूलाम्स लॉ को क्लियर कर लिया। अब ये जो कूलाम्स लॉ जब बना इनका, तो अब यहाँ पर कभी कभी 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर आ जाते हैं, तो उन पर भी हम फोकस करना चाहेंगे। छोटे छोटे से हैं, उनको बस समझना है आपको कि इस कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होती, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ यानी कूलाम्स लॉ की सीमाएं क्या हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। तो मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। तो ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, बिंदु आवेश क्या होता है, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। तो सारे बच्चों ने पिछले वीडियो में देखा चार्ज के बारे में कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है तो वस्तु चार्ज हो जाती है, मतलब आवेशित हो जाती है। तो अब हमारे पास एक वस्तु ये है, एक ये वस्तु है, और मान लीजिए दोनों वस्तुएं किसी डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। तो ये वस्तु का आकार दिख रहा है आपको, देखिए जरा फिगर में, ये वस्तु का क्या है आकार है, ये क्या है आकार, ये भी वस्तु का क्या है आकार है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है वस्तु का आकार, और ये क्या है बीच की डिस्टेंस। तो यदि किसी आवेशित वस्तु का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा होता है, यानी आकार इज वेरी 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 लेस देन स्मॉल आर, यानी इस वस्तु का जो आकार है वो इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा है, तो ऐसी आवेशित वस्तुओं को ही बिंदु आवेश कहा जाता है। कंफर्म हो गया। तो बताओ बिंदु आवेश क्या है। बिंदु आवेश क्लियर हो गया ना, बिंदु आवेश सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यदि किसी आवेशित वस्तु का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा है तो ऐसी वस्तुओं को बिंदु आवेश कहा जाता है। तो कूलाम्स के नियम की जो सीमाएं हैं, हमारी लिमिटेशन है, उनमें से पहला पॉइंट ये है कि कूलाम्स का जो लॉ है वो सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो बताओ इसकी पहली सीमा क्या है, कूलाम्स लॉ किन आवेशों के लिए लागू होता है, सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। और बिंदु आवेश क्या होते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, दूसरी जो सीमा है वो है स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। किसके लिए,
स्थिर आवेश, यानी दोनों जो बिंदु आवेश हैं वो स्थिर होने चाहिए, मतलब मोशन नहीं करना चाहिए। यानी दोनों आवेशों को कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए बच्चों। तो क्लियर हो गया। तो दो सीमाएं कंफर्म हो गई। कहां पर लगता है? बिंदु आवेशों के लागू होता है और दोनों आवेशों को स्थिर होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए तीसरी इसकी लिमिट देखिए। तीसरी लिमिट जरा ध्यान से देखिएगा, तीसरी लिमिट क्या होती है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि आपने देखा होगा एक एटम की बात करते हैं, परमाणु की। तो सारे बच्चों ने पढ़ा होगा परमाणु क्या होता है। परमाणु में एक न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है, जिसमें क्या होता है? धन आवेश होता है और उसके आसपास कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? तो देखो ये नाभिक है, नाभिक के भीतर कौन होते हैं? सारे बच्चों ने पढ़ा होगा नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे कैसा? प्लस चार्ज होता है, तभी नाभिक धनात्मक होता है, धन आवेश में होता है। और आसपास कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो सारे बच्चों ने पढ़ा होगा जो नाभिक होता है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर कोण, 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। और जो परमाणु होता है, जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। तो देखो नाभिक के भीतर, सारे बच्चों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, नाभिक के भीतर जो प्रोटॉनों के बीच फोर्स लगता है वो नाभिकीय बल होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता है। तो यहां पर रिजल्ट ये निकला। तो देखिए नाभिक का आकार कितना है? 10⁻15 मीटर कोटि है। तो इस बल का वैल्यू जो है, यदि 10⁻15 मीटर कोटि से हम कम दूरी कर देंगे तो वहां पर कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो अब सबसे अगला लिमिट क्या निकल करके आई कि कूलॉम का नियम 10⁻15 मीटर कोटि की दूरी से कम दूरियों के लिए लागू नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो तीसरा पॉइंट भी लिमिट, इसकी जो लिमिटेशन थी क्लियर हो गई। अब जरा चौथी लिमिटेशन देखिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, एक चार्ज हमारा यहां पे रखा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r है। अब सपोज करो ये दूरी बहुत ज्यादा है। मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक चार्ज हमारे कानपुर में रखा हुआ है और एक चार्ज हमारा दिल्ली में रखा हुआ है। तो कानपुर और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है कई सौ किलोमीटर है। तो जब बहुत ज्यादा किलोमीटर की रेंज बढ़ा देते हैं तो उस स्थिति पे इन दोनों चार्जेस के बीच कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो चौथी लिमिट क्या हो गई? बहुत बड़ी दूरी जो किलोमीटर कोटि की होती है, मतलब बहुत ज्यादा किलोमीटर कोटि की होती हैं, उन दूरियों के लिए भी कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो क्लियर हो गया बच्चों, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन भी क्लियर हो गई। कितने पॉइंट लिखने हैं आपको? 4। बहुत आसान है। पहली सीमा क्या है? बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। 10⁻15 मीटर कोटि से कम दूरियों के लिए नियम लागू नहीं होता है। बहुत बड़ी दूरियां जो कई सौ किलोमीटर रेंज में होती हैं, उन बड़ी दूरियों के लिए भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो बताओ लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम्स के नियम की सीमाएं भी क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक छोटा सा और रह जाता है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ठीक। अब कूलॉम के नियम का महत्व, इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है हमारी लाइफ में? कूलॉम के नियम का महत्व, इंपॉर्टेंसी हमारी लाइफ में क्या है, इसका महत्व क्या है? ठीक। तो कूलॉम के नियम का महत्व तो देखते हैं। तो कभी कभी एक नंबर में आ जाता है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस थोड़ा समझना है। तो देखिए कूलॉम के नियम का महत्व तो क्या है? सबसे पहला तो दो चार्ज होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? r होती है। क्लियर हो गया ना ये कूलॉम्स लॉ में। तो इसका पहला महत्व तो यही है कि कूलॉम का नियम छोटी दूरियों से लेकर के बड़ी दूरियों के लिए भी लागू होता है। यानी परमाणुवीय दूरियों, किसके लिए? परमाणुवीय दूरियों से लेकर के बड़ी दूरियों के लिए लागू होता है। तो इसका पहला महत्व क्या है? ये छोटी दूरी के लिए भी लागू हो जाता है और यदि दो आवेश थोड़ा सा बड़ी दूरी पे रखें तो भी ये नियम लागू हो जाता है। तो इसका पहला महत्व तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा परमाणु। परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है, नाभिक में धन आवेश होता है, आसपास कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है किसी निश्चित कक्षा में। तो ये देखिए दूरी होती है। तो नाभिक में क्या होता है? धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस आवेश होता है। तो नाभिक क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहता है, मतलब बांधे रहता है, जिससे परमाणु की संरचना होती है। तो दूसरा क्या करता है? ये कहता है कि नाभिक के आसपास चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों पर भी कूलॉम्स लॉ अप्लाई हो जाता है, जिससे क्या? परमाणु की संरचना होती है। तो दूसरा महत्व तो इसका इसलिए आ गया क्योंकि जो परमाणु की संरचना है, जो परमाणु बना हुआ है, उस किसकी वजह से? कूलॉम्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बना हुआ
है। तो ये दूसरा महत्व हो गया। तो पहला महत्व क्लियर हो गया, छोटी दूरियों से लेकर के बड़ी दूरियों के लिए लागू होता है। दूसरा, जो हमारा परमाणु की संरचना है वो इसी कूलाम्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बनता है। तीसरा देखिए, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसको बताना चाहेंगे हम आपको, थोड़ा सा डीपली इसको हमें बताना पड़ेगा आपको। सारे बच्चों ने देखा होगा नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि नाभिक के भीतर न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल लगता है। क्या लगता है? नाभिकीय बल लगता है। ये सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। तो अब बताओ, नाभिक के भीतर प्रोटॉन एक तो होता नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पे क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। तो हमने पढ़ा यदि दो प्लस चार्ज एक दूसरे से छोटी दूरी पर स्थित है तो इनके बीच क्या? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ऐसा नहीं कि नाभिक के भीतर सिर्फ नाभिकीय बल ही अप्लाई होता, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता है, होता है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि इसकी तुलना में उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। यानी ये बहुत बड़ा है। कहते हैं कि अब तक ज्ञात बलों में सबसे स्ट्रांग जो प्रबल बल है वो नाभिकीय बल ही है। लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा जब नाभिकीय विघटन की क्रिया होती, नाभिकीय विखंडन होता है, तो ये नाभिक टूटता है, तो इससे क्या होता? प्रोटॉनों की कमी हो, कुछ प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं। तो आखिरकार ये जब विखंडन होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर रिपेल यानी इन प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल जरूर अप्लाई होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है नाभिकीय विखंडन की क्रिया में कहीं ना कहीं छोटी सी भूमिका निभाता है, इसीलिए इसका और ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया हमारी लाइफ में। तो इस तरह से हमने कूलाम के नियम के महत्व को भी देख लिया। कूलाम के नियम का महत्व क्या है? छोटी दूरियों से लेकर के बड़ी दूरियों के लिए लागू होता है, ठीक। दूसरा, नाभिक के आसपास जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है यानी कूलाम्स लॉ लगता है, यानी वैद्युत बल लगता है, जिसकी वजह से परमाणु की संरचना होती है। और दूसरा, नाभिकीय विखंडन में जो नाभिकीय बल होता है नाभिक के भीतर लगता है, तो उसके भीतर कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है जो नाभिकीय विखंडन में थोड़ी सी इसकी मदद करता है। तो इस तरह से इसका हमने महत्व पढ़ लिया। तो सारे बच्चों ने कूलाम्स लॉ पढ़ा, कूलाम्स लॉ क्या होता है, फिर कूलाम्स लॉ की लिमिटेशन पढ़ी, कूलाम्स लॉ का महत्व पढ़ा। कंफर्म हो गया ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने कूलाम्स लॉ पे चर्चा कर ली। अब देखिए यहाँ पर जो अब न्यूमेरिकल वैल्यू हम कूलाम्स लॉ पे आ जाते हैं, तो छोटा सा मैं बताना चाहूँगा। कूलाम्स लॉ F इक्वल निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये किसके लिए है? एयर मीडियम के लिए। कहाँ के लिए? वायु माध्यम के लिए। किसी अदर मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अदर मीडियम के लिए, ये एयर मीडियम के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही ये कूलाम्स लॉ हो गया। अब हम लोगों ने एक पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है F बराबर Gm1 m2 अपान R स्क्वायर होता है। F इक्वल कितना होता है? Gm1 m2 अपान R स्क्वायर होता है। हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो हमारे कोर्स में वायु मीडियम है तो हम इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ वायु माध्यम पे ध्यान देंगे। तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की खोज किसने की थी? कूलाम्स ने की थी। ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी, याद हो गया। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया। तो अब एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे बन जाता है, इन दोनों फोर्स में क्या समानताएं होती हैं, क्या सिमिलरिटीज इनमें, क्या सिमिलर है और इनमें क्या डिफरेंट है, ये भी बताना होता है। तो बहुत आसान है बच्चे, सिर्फ फिगर को, फार्मूले को देखें और अपने आप रिजल्ट निकल आएगा आपका। तो जरा देखिए इनकी सिमिलरिटीज क्या होती है, इनमें समानताएं क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले कंफर्म है ना, इनकी समानताएं हम देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 को कांस्टेंट कर दें तो F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर आ गया, इसको F ही कर देते, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स Fg हो गया, Fg। तो देखो Gm1 m2 को कांस्टेंट कर दो तो Fg प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर आ गया। देखिए दोनों में सिमिलरिटी सेम मिल रही कि नहीं मिल रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या रिजल्ट निकला? दोनों में समानता मिल गई ना। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम।
क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो यहां पर पहली सिमिलरिटी यानी पहली समानता क्या आई कि हमारा कूलॉम्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो बताओ पहली समानता क्लियर हो गई। तो बताओ पहली समानता क्या है, दोनों फोर्स व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। कंफर्म हो गया। अब दूसरी सिमिलरिटीज देखिए जरा इधर। अब हम यहां पर इसको कांस्टेंट करते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को और r को कांस्टेंट कर दो तो देखिए F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 यानी इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसे होता है, समानुपाती होता है। यहां पे आ जाओ, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और r को भी कांस्टेंट कर दो तो Fg प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2 आ गया। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दोनों स्थिर आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों स्थिर पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के भी समानुपाती होता है। तो बताओ दूसरी सिमिलरिटीज भी निकल करके आ गई। कितना आसान है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके बाद तीसरा, दोनों ही बल केंद्रीय बल होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। और हम चौथा पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही हमारे संरक्षी बल होते हैं। क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। तो आप लोगों ने संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा होगा, वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है। तो देखो हमारे पास जैसे ये Q1 और ये क्या है Q2 चार्ज है, इनके बीच क्या है, डिस्टेंस r है। तो बताओ इस बीच की दूरी पे दोनों फोर्स का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है इसके द्वारा किया गया कार्य इस पथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही संरक्षी बल है। तो इस तरह से हमने इनकी समानताएं भी पढ़ ली। तो बताओ बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस कॉपी पेन से लिखते रहना है, ठीक है, बस समझते भी रहना है। तो इस तरह से हमने इनकी समानताएं भी पढ़ ली। तो समानताएं कितनी हो गई, 4। पहला क्या है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियमों का पालन करते हैं। वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। वेरी गुड, ठीक। तीसरा क्या है हमारा, दोनों ही केंद्रीय बल होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी केंद्रीय बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल होता है। और हमारा चौथा क्या हो गया, चौथा कंफर्म हो गया ना, दोनों ही संरक्षी बल होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स भी संरक्षी बल है और गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है, अर्थात इन दोनों बलों के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से हमने इनकी समानताएं भी पढ़ ली। अब इनमें डिफरेंट रह जाता है, छोटा सा है, उसको भी देख लेते हैं। डिफरेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट भिन्नता क्या होती है, तो दोनों में डिफरेंट क्या होता है वो जरा देखिए। तो देखिए हमारे पास एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्या है, एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया हमारे पास और एक तरफ हमारे पास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अभी हमने दोनों पे डिस्कस किया, इसको आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा और ये क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स आपने देखा होगा ये 2 प्रकार का होता है, एक पास प्रतिकर्षण और आकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण। तो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ये चूंकि पिंडों के मध्य कार्य करता है, पिंडों में सिर्फ आकर्षण बल ही होता है, तो ये इसमें सिर्फ आकर्षण बल होता है। कौन सा होता है, आकर्षण बल। तो पहला अंतर क्लियर हो गया, ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकते हैं, ठीक। और ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है, हमारा आकर्षण बल होता है। कंफर्म हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो देखो एयर मीडियम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यदि एयर के अलावा कोई अदर मीडियम कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए K आ जाता है। तो बताओ बल की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक फोर्स माध्यम पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स माध्यम पे डिपेंड करता है, यानी कहां पर दोनों आवेश रखे हुए इस बात पे डिपेंड करता है। और हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हमारे दोनों पिंड कहां रखे हुए हैं। क्लियर हो गया। तो बताइए हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स उस माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है जहां पे दोनों पिंड रखे होते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स इस माध्यम पे डिपेंड करता है जहां पे दोनों चार्ज रखे होते हैं। इसके बाद देखिए चौथा नंबर आ जाता है हमारा,
जो सॉरी थर्ड नंबर है हमारा, जो थर्ड नंबर आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा बहुत बड़ा बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत प्रबल होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है? बड़ा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा होता है? छोटा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दूरियों के लिए लागू होता है और ये छोटी दूरियों के लिए भी लागू होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा छोटा होता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने कूलाम्ब्स लॉ पे डिस्कस किया। ठीक, कूलाम्ब्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट और के जो आया उसके बारे में डिटेल पढ़ी। फिर इसके बाद कूलाम्ब के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, कूलाम्ब के नियम का महत्व क्या होता है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इलेक्ट्रिक फोर्स की समानता सिमिलरिटी पढ़ी। और इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या पढ़ा? अंतर भी पढ़ा। अब लास्ट में बस मैं आपको कूलाम्ब्स लॉ का एक न्यूमेरिकल पॉइंट बता देता हूँ कि कूलाम्ब्स लॉ में जो F इक्वल आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल लगाने में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर 9 × 10⁹ का प्रयोग कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या लिख लेते हैं? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर लिख लेते हैं। तो F इक्वल बन जाता है 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या लगाते हैं? न्यूमेरिकल्स। तो आपको मैं न्यूमेरिकल्स भी एक वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी बताऊँगा कैसे लगते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों को? ठीक, लाइक करें इसको वीडियो को और कमेंट भी करें इसका। तो आज हम लोगों ने कूलाम्ब्स लॉ पढ़ा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो पे लेके आएंगे अगला चैप्टर। इसके आगे का जो भी पार्ट छूटा हुआ है, ठीक, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके।